Hello everyone, welcome back to PC Time. I am Pooja Gautam and how are you? Today we will discuss NCERT Political Science Class 7 Chapter 9 Struggles for Equality. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो सभी इंडियंस क्या इक्वल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी इंडियंस को इक्वली ट्रीट करता है बिफोर द लॉ एंड स्टेट्स दैट नो वन पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, सेक्स, कास्ट और whether he or she rich or poor. Equal right to vote during the elections, power over the ballot box. इसमें हर एक इंडियन को इक्वालिटी या इक्वली से ट्रीट किया जाता है और ट्रीट किया गया। बट जब बात होती है हेल्थ सर्विसेज की बात हो तो वो क्या हेल्थ सर्विसेज में उनको इक्वली ट्रीट हो पाता है इस मतलब पूरे सिस्टम में। जैसे कि जब बात करते हैं हेल्थ सर्विसेज की तो उसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो हेल्थ केयर होती है या उनकी सर्विसेज होती है उनको अफोर्ड कर पाना मतलब ईच सिटीजन जो हर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हर कोई मोस्टली पीपल क्या होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हेल्थ सर्विसेज में हमने देखा कि जब प्राइवेट की बात होती है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो सर्विसेज होती है उनके जो चार्जेस होते हैं उनको मोस्टली पीपल क्या होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ें हम इसमें जो लास्ट चैप्टर थे उसमें पढ़ा था। और जैसे कि इसी वजह से क्या है लोग क्या है अनइक्वल है और अनइक्वल और जो ये अनइक्वल हैं लोग उसका क्या की रीज़न क्या है। एक तो पॉवर्टी है, क्या है पॉवर्टी है। दूसरा क्या है लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी द की रीज़न वाई सो मैनी पीपल लिव्स इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। तो ये एक रीज़न ये हो गया। दूसरा क्या है अनदर रीज़न है सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है जो अनइक्वल इंडिया की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनस रिलीजन, कास्ट, सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। तो एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है या है। ठीक है, जैसे कि इसमें जब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, जैसे दलित जब मतलब देखा गया है कि दलित और आदिवासी एंड जो मुस्लिम गर्ल्स होते हैं उनके जो स्कूल ड्रॉप आउट काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए गए हैं। और दिस इज़ अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन फॉर दीज कम्युनिटीज़। मतलब क्या है कि उनके पास में लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, पॉवर्टी हो सकती है। ये सारे कंबाइंड जो इसके फैक्टर हैं रीज़न है मतलब इनके ड्रॉप आउट्स होने के ज़्यादातर ये रीज़न हो सकते हैं या हैं इसमें देखा गया। ठीक है, in India, it is the case that poor consist of members of Dalit, Adivasi and Muslim communities and are often women. चैप्टर को शुरू करते हैं, इसमें देखेंगे कि स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी मतलब क्या क्या स्ट्रगल इक्वालिटी को पाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स किए गए तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे चैप्टर में। हर एक कम्युनिटी की बात करें या फिर हर एक गांव या सिटी या शहर की बात हो तो उसमें जो कोई पर्सन अगर रेस्पेक्टेड है तो वो क्यों रेस्पेक्टेड है, क्योंकि उसने फ़ाइट की है इक्वालिटी को पाने के लिए। इक्वालिटी को पाने के लिए उसने फ़ाइट की हुई है। और जैसे कि विमेंस मूवमेंट की बात करें तो विमेन इक्वालिटी का इशू उसके थ्रू रेस किया गया था। विमेन इक्वालिटी पाने के लिए तो विमेन मूवमेंट चलाया गया और जैसे उसके थ्रू ही वुमेन के जो है वोटिंग राइट्स उनको भी दिया गया। इसमें तवामस संघ की बात कही गई है। जैसे कि जब कभी भी डैम्स बनते हैं या फॉरेस्ट एरिया को सेंचुरीज डिक्लेयर किया जाता है तो हज़ारों लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है वहाँ से। ठीक है, हज़ारों लोगों को क्या होता है डिस्प्लेस किया जाता है, पूरे गांव को भी वहाँ से हटाया जाता है, दूसरी जगह उसमें प्लेस किया जाता है। उनके न्यू घर उनको बनाने होते हैं दूसरी जगह या वहाँ पे न्यू लाइफ उन्हें स्टार्ट करनी होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो काम होते हैं वो छूट जाते हैं, जो उनके उस लोकेशन से जुड़े हुए होते, उस जगह से जुड़े होते, वो उनके इकोनॉमिक जो
अर्न करने की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो छूट जाती हैं। और स्कूलिंग जो होती है बच्चों की जो स्कूलिंग उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होता है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी ऑफ दीज लोकेशंस। तो इन जो कम्युनिटीज़ को है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ से उन्हें अप्रूट किया गया हुआ है। तो तवा रिवर बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होकर फ्लो होती है मध्य प्रदेश में, जो कि नर्मदा नदी को होशंगाबाद में ज्वाइन करती है। और वो जो तवा डैम जो है 1978 में बना हुआ है, सबमर्ज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा एरिया, फॉरेस्ट का एग्रीकल्चरल एरिया भी, फॉरेस्ट एरिया, लार्ज फॉरेस्ट एरिया एंड एग्रीकल्चरल लैंड जो है सबमर्ज हो जाती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। और जो रिजर्वायर बनाया गया है उसके चारों ओर लोगों को सेटल कर दिया जाता है उनके लिवलीहुड के लिए, और उनको फिशिंग राइट्स दिए जाते हैं। पर उससे वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम कमा पाते हैं, मतलब बहुत कम कंपैरिजन टू पहले जो वो फॉरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कमा लेते थे। और उनका जो घर का जो लिवलीहुड होता था काफ़ी ज़्यादा सही चल पाता था। अभी क्या है कि सिर्फ उनको फिशिंग ही राइट्स दिए गए हैं। 1994 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो फिशिंग राइट्स थे तवा रिजर्वायर में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के बाद में क्या हुआ, वो लोग चीप लेबर लेके आते हैं और फिशिंग करवाना शुरू कर दिया, जिससे क्या होता है विलेजर्स के पास में कोई अब काम नहीं रहा। और इसी वजह से फिर क्या हुआ, विलेजर्स सभी लोग यूनाइटेड हुए और डिसाइड किया एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की, प्रोटेस्ट करने की सोचा उन्होंने कि अपने राइट्स के लिए वो प्रोटेस्ट करेंगे। इससे फिर उन्होंने अपनी एक न्यू संघ बनाया जिसे बोला गया तवा मत्स्य संघ, और इसके थ्रू उन्होंने रैली की, चक्का जाम किया, और राइट्स थे वो डिमांड कर रहे थे रैली के थ्रू। कौन सी ये जो संघ क्या संघ बनाया था इन्होंने, तवा मत्स्य संघ, जिसके थ्रू इन्होंने रैली की और अपने राइट्स को मांग रहे थे, फिशिंग राइट्स जो उनके लिए गए थे। अब गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई इसके लिए कि इनके जो इशू है इसके इशू को असेस किया जाए और देखा जाए क्या प्रॉब्लम है। तो कमेटी ने इसमें देखा कि फिशिंग राइट्स जो हैं विलेजर्स के हैं वो उनको दे देने चाहिए उनके लिवलीहुड के लिए। और 1996 में फिर क्या मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी तवा मत्स्य जो डैम है उनके जो फिशिंग राइट्स, तवा मत्स्य डैम के जो फिशिंग राइट्स हैं वो रिजर्वायर में वो लोगों को उनको दे देनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने देने का डिसाइड किया। अ 5-year लीज एग्रीमेंट वाज साइंड 2 months लेटर, जनवरी 2, 1997। तवा जो 33 गांव यहाँ पे लगते थे तवा के, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना फिशिंग कैच करने का। ये सारी चीज़ें तो क्या है, इसमें हमने देखा कि कैसे लोगों ने अपने राइट्स के लिए फ़ाइट किया इस चैप्टर में। फिशिंग राइट्स उनके गांव के जो लोगों के थे उनको मिल जाने के बाद में अब इसमें एक टॉपिक आया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है, यहाँ पर जैसे कि जब बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, लिविंग डॉक्यूमेंट ऐसे है कि इसमें जब नीड होती है और जहाँ पर जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो वैसे वहाँ पे उसमें संशोधन किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं। वो लोगों के जस्टिस के लिए हो, इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हो, इन सारी चीज़ों पे इसमें, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इसमें कई सारी चीज़ों का प्रोविज़न है। अब जैसे कि इसमें हम जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी तक जैसे कि हमने पूरा पॉलिटी इसमें पढ़े जो भी चैप्टर थे क्लास 7 के, उसमें सभी में हमें देखा कि इक्वलिटी की बात हुई है, जस्टिस की बात हुई है, लोगों के लिवलीहुड की बात हुई है। तो इक्वलिटी की बात करें, राइट टू इक्वलिटी किस में आएगा, संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन, एक राइट टू इक्वलिटी किस में आएगा, आर्टिकल 14 to 18 इसमें जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब बात करें लिवलीहुड की बात करें तो लिवलीहुड किस में आएगा, आर्टिकल 38 and 39, इसमें किसकी बात की गई है, जैसे जो 38 है इसमें बताया गया कि सोशल ऑर्डर, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल, किस मैटर में,
जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो वेलफेयर ऑफ द पीपल कैसे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सारे सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 38 जो कि डीपीएसपी में होगा, और आर्टिकल जो 39 है वो है, इसमें कहा गया कि सिटीजन्स चाहे वो मेन हो या वीमेन है इक्वली हैव द राइट टू एंड राइट टू लिवलीहुड। इसमें किसी की बात कही राइट टू लिवलीहुड की, जो वो चाहे मेन हो या वीमेन। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया, कैसे इन्होंने संघ बनाया जब भी उनके साथ में उनके राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो और कैसे पहले पिछले जो चैप्टर्स थे उसमें हमने देखा सारे, ये पूरा इस चैप्टर में हमने कंक्लूड किया है, और जो कि क्लास 7 का 9th चैप्टर था। और आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको यहाँ से सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, और इस सीरीज को आप देखते रहिए, और ऐसे ही आपको कंटिन्यू कराया जाएगा क्लास 8 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसको। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो।